A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of this topic, that is evolution. लास्ट क्लास में बच्चों हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन कैसे होता है, और एवोल्यूशन एक एग्जाम्पल से हमने समझा था। तो एवोल्यूशन मतलब मैं आपको बच्चों हिंदी में समझाऊंगा। एवोल्यूशन मतलब होता है बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आना जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी कुछ ऐसे चेंजेस आना को बोलते हैं एवोल्यूशन। ओके, जैसे बच्चों मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम इंसान पहले चारों पैरों पर चलने वाले हुआ करते थे, बंदरों की तरह। ओके, फिर हम धीरे धीरे दो पैरों पर चलने लगे। हमारे पूरे शरीर पर बाल होते थे। ओके, वो बाल धीरे धीरे छोटे होते गए। ओके, फिर हम शिकार करने लगे। धीरे धीरे हम शिकार करने से खाने को पकाकर खाने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों, ये एवोल्यूशन के अंदर आती हैं। कुछ ऐसे चेंजेस आना बॉडी में जो बॉडी के डिज़ाइन को एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाता है, ठीक है, ताकि इंसान जिंदा रह सके, इंसान अच्छे से सरवाइव कर सके, उस हिसाब से बॉडी के डिज़ाइन को बनाता है। उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था बच्चों। इसमें क्या हुआ था कि एक जंगल की बात की गई थी जिसमें बीटल्स रहते थे। कौन रहते थे? छोटे छोटे कीड़े जिनको बोलते हैं बीटल्स। और उनको खाने वाले कौवे रहते थे, यानी क्रोज रहते थे। तो कुछ बीटल रहते थे और बीटल्स को खाने वाले क्रोज रहते थे। ओके, तो उस जंगल में लगभग 90% रेड कलर के बीटल रहते थे, 10% ग्रीन कलर के बीटल रहते थे। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, 12 में से 11 जो हैं वो रेड कलर के बीटल हैं और एक जो है वो ग्रीन कलर का बीटल है। तो कौवों को ग्रीन पत्तों में, ग्रीन प्लांट्स के बीच में छुपे हुए ग्रीन बीटल्स नहीं दिखते थे, लेकिन रेड बीटल्स आसानी से उनको नज़र आ जाते थे और रेड बीटल्स को वो कौवे जो है वो खा लेते थे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया आपको, जो ग्रीन कलर वाले बीटल होते थे वो बच जाते थे क्योंकि आसपास जो पेड़ पौधे मौजूद थे वो भी ग्रीन कलर के थे। तो ग्रीन पत्तियों में वो छुप जाते थे, वो कौवों को नज़र नहीं आते थे। लेकिन जो रेड कलर वाले बीटल थे बच्चों, वो आसानी से ग्रीन कलर के प्लांट्स के बीच में कौवों को नज़र आ जाते थे। तो कौवे जो हैं वो, जो क्रोज हैं, उन्होंने रेड कलर के बीटल्स को खाना चालू कर दिया। धीरे धीरे रेड कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन कम होने लगी, ग्रीन कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। ओके, फिर बच्चों क्या हुआ, रेड कलर के बीटल एकदम ख़त्म हो गए, लगभग बहुत कम हो गए, और ग्रीन कलर के बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे बीटल्स ग्रीन थे। ओके, और ये सारे आसानी से सरवाइव कर पा रहे थे, इनको कोई खाने वाला नहीं था। दूसरा केस हमने ये देखा था बच्चों एवोल्यूशन में कि यहाँ पर रेड कलर के बीटल्स आपको दिख रहे हैं उसी जंगल में। फिर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया, इनके बच्चे ये पैदा हुए। इनके बच्चों में से एक जो बच्चा था वो ब्लू कलर का निकल गया। इन बीटल्स के बच्चों में से एक बीटल का बच्चा ब्लू कलर का निकल गया बच्चों। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने फिर आपस में रिप्रोड्यूस किया और रेड तो ढेर सारे बढ़ गए, लेकिन ब्लू भी थोड़े बहुत बढ़ गए। ओके, बट एक दिन एक अनहोनी हो गई बच्चों। क्या हो गया? एक दिन हाथी ने पैर रख दिया रेड कलर के बीटल्स के ऊपर। जैसे ही हाथी ने पैर रखा तो रेड कलर के सारे बीटल्स ख़त्म हो गए, सिर्फ ब्लू कलर के बीटल्स बचे। ओके, तो इस तरह से सिर्फ ब्लू कलर के बीटल्स बच पाए उस जंगल में। तो ये केस हमने पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने ये समझा था कि कुछ चेंजेस के कारण, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे बीटल्स में जो चेंज आए थे शुरुआत में आपने देखा, जो रेड कलर के बीटल्स थे उनको कौवे आसानी से देखकर खा रहे थे, बट जैसे ही ग्रीन कलर के बीटल्स बढ़ने लग गए तो कौवों को वो ग्रीन कलर के बीटल्स नज़र नहीं आते थे, तो ग्रीन कलर के बीटल्स आसानी से सरवाइव कर पा रहे थे। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर ये देखने मिल सकता है बच्चों कि जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वो अपने कलर के चेंज के कारण बच गए,
उनका कलर चेंज हो गया, इसके कारण वो बचे रह गए। ओके, एक ऐसा एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा बच्चों। एक तितली हुआ करती थी जंगलों में। ओके, वो ब्लैक कलर की थी और वाइट कलर की थी। ओके, तो वहाँ जो पेड़ हुआ करते थे बच्चों, यूकेलिप्टस के पेड़ हुआ करते थे। यूकेलिप्टस के पेड़ों की जो स्टेम होती है या जो बार्क होती है वो वाइट कलर की होती है। तो जो वाइट कलर वाली तितलियाँ होती थी बच्चों, वो उस पर बैठा करती थी, और ब्लैक कलर की भी तितलियाँ उस पर बैठा करती थी। ओके, तो यूकेलिप्टस के पेड़ में वाइट कलर की तितलियाँ नहीं दिखती थी बैठी हुई, लेकिन ब्लैक कलर की तितलियाँ आसानी से नज़र आ जाती थी। तो उन तितलियों को खाने वाले दूसरे जो जानवर हैं वो आसानी से ब्लैक कलर की तितलियों को खा जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी गई। ओके, एक बार मैं शुरू से बताना चाहूँगा आपको क्या हुआ बच्चों। एक जंगल था, उस जंगल में यूकेलिप्टस के पेड़ थे। यूकेलिप्टस के पेड़ों की जो स्टेम है वो वाइट कलर की हुआ करती थी। ओके, वहाँ पर दो तरह की तितलियाँ रहती थी। एक ब्लैक कलर की तितली रहती थी, एक वाइट कलर की तितली रहती थी। ओके, तो जो ब्लैक कलर की तितली रहती थी बच्चों, वो भी यूकेलिप्टस के पेड़ पर बैठती थी, और जो वाइट कलर की तितली रहती थी वो भी यूकेलिप्टस के पेड़ पर बैठती थी। लेकिन जो वाइट कलर की तितली रहती थी वो आसानी से देखने नहीं मिलती थी, क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ भी वाइट कलर का था और तितली भी वाइट कलर की थी, तो वो छुप जाती थी आसानी से। लेकिन जो ब्लैक कलर की तितली थी वो आसानी से वाइट कलर के यूकेलिप्टस के पेड़ के ऊपर बैठी दिख जाती थी। तो जितने भी वो उस तितली को मारकर खाने वाले शिकारी थे वो आसानी से उसको मारकर खा जाते थे। ओके, जितने भी लिजर्ड वगैरह हैं, जो भी गार्डन लिजर्ड है, दूसरे जानवर उसको मारकर खा जाते थे। ओके, तो ब्लैक कलर की तितलियाँ कम होने लग गई, क्योंकि बचती ही नहीं थी। वाइट कलर की तितलियाँ छुप जाती थी तो बच जाती थी। तो हुआ क्या बच्चों, एक दिन एक फैक्ट्री वहाँ पर बना दी गई। क्या बना दी गई? फैक्ट्री बना दी गई। उस फैक्ट्री से ब्लैक कलर का धुआं निकलता था, बहुत सारा ब्लैक कलर का धुआं निकलता था। तो आसपास के जंगल के जितने भी यूकेलिप्टस के पेड़ थे वो सारे ब्लैक होने लग गए वाइट से। ठीक है, अब वो तितली ब्लैक, जो पेड़ ब्लैक कलर के हो गए हैं उस पर बैठती थी, वाइट कलर की तितलियां भी, ब्लैक कलर की तितलियां भी। अब क्या हुआ बच्चों, ब्लैक कलर वाली तितली छुपने लग गई, क्योंकि पेड़ों की स्टेम भी ब्लैक कलर की हो गई पोल्यूशन के कारण, और तितली भी ब्लैक कलर की थी, तो वो बच जाती थी। इस बार वाइट कलर वाली तितली दिख जाती थी आसानी से, तो वाइट कलर वाली तितली ख़त्म होने लग गई। तो बच्चों, जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो कलर का चेंज हो, चाहे वो शेप का चेंज हो, उसके कारण अगर हम इन्वायरमेंट में सरवाइव कर पाते हैं, यानी इस दुनिया में सरवाइव कर पाते हैं, तो वो कहलाता है एवोल्यूशन। उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। ओके, तो इन फर्स्ट सिचुएशन कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। पहली सिचुएशन में कलर वेरिएशन रिप्रोडक्शन के कारण अराइज होता है। ठीक है, सो देयर इज़ वन बीटल दैट इज़ ग्रीन इंस्टेड ऑफ रेड। तो एक ही बीटल है जो ग्रीन कलर का होता है, बाकी सारे रेड कलर के होते हैं। दिस बीटल मोर ओवर कैन पास द कलर टू इट्स प्रोजेनी। ये बीटल अपने संतानों में उस कलर को पास कर सकता है। ओके, अब बच्चों हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेट्स का मतलब क्या होता है। ट्रेट्स का मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं बच्चों जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो हमारे अंदर पाए जाती हैं। जैसे हो सकता है आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ये आपकी एक खूबी है। हो सकता है बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, ये भी आपकी एक खूबी है। ओके, ये भी एक ट्रेट है। ओके, हो सकता है आपकी हाइट अच्छी हो, ये भी एक ट्रेट है। ओके, हो सकता है आपकी आंखों का कलर ब्लू हो, ये भी एक ट्रेट है। हो सकता है आपके बाल कर्ली हो, ये भी एक ट्रेट है। ओके, तो ये सारे ट्रेट्स हैं बच्चों। तो ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक एक्वायर्ड ट्रेट्स और एक इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे हो सकता है आपके फादर की हाइट अच्छी हो, या आपकी मदर के स्किन का कलर बहुत अच्छा हो, तो आपका भी स्किन का कलर और आपकी भी हाइट बहुत अच्छी हो जाए,
ओके, तो ये जो ट्रेड्स हैं हमें कहाँ से मिले, हमारे पेरेंट्स से मिले। ठीक है, तो इन ट्रेड्स को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो ऐसी खूबियाँ जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं वो खूबियाँ कहलाती हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं बच्चों, वो ट्रेड्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से तो नहीं मिले लेकिन हमने खुद में डेवलप कर लिए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट डॉक्टर हों तभी आप डॉक्टर बनोगे। ओके, या सपोज करिए एक हस्बैंड है वो डॉक्टर है, एक वाइफ है वो इंजीनियर है। ओके, दोनों की शादी हो गई। ओके, दोनों के बच्चा हुआ तो वो बच्चा बड़ा हुआ और वो बन गया क्या, वो बन गया पेंटर। ओके, तो आप खुद सोचिए बच्चों कि डॉक्टर का बेटा था, इंजीनियर का बेटा था, तो उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए, बट वो क्या बना, पेंटर। तो ये जनरेशन के बाद ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये उस बच्चे ने खुद से पेंटिंग का स्किल अपने अंदर किया है तब जाके वो पेंटर बन पाया है। ठीक है, हो सकता है आपके फादर बिजनेसमैन हो, ओके, बट आप हो सकता है डॉक्टर बन जाओ। तो ये जो है आपकी काबिलियत पर है, आपकी खूबी पर है कि आप क्या बनते हो। ये कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो आपने चीज़ें अपनी मेहनत से हासिल की हैं, जो क्वालिटीज़ आपको अपनी मेहनत से मिली हैं वो कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ओके, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से ट्रेड्स होते हैं बच्चों, ऐसे ट्रेड्स जो आपको आपके पेरेंट्स से मिले, वो नहीं होते ऐसे। ठीक है, जो ट्रेड्स आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, और जो आप अपने स्किल, अपने टैलेंट के बेसिस पे आप अर्न करते हो, या फिर जो क्वालिटी आपने डेवलप की है अपने टैलेंट के बेसिस पे, वो कहलाते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। ओके, तो चलिए अब मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। We discussed the idea that the germ cells of sexually reproducing population are made in the specialized reproductive tissue. स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेल और फीमेल में पाया जाता है बच्चों, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म और ओवम को बनाता है। तो सेल हैं तो टिश्यू से बनेंगे। ओके, इफ़ द वेट ऑफ द बीटल इज रिड्यूस्ड, अगर बीटल का वेट कम कर दिया जाए उसको भूखा करके, सपोज करिए कोई बच्चा है, उसको खाना, उसके पेरेंट्स अच्छे मोटे तगड़े हैं लेकिन उसको छोटे से खाना नहीं मिला खाने के लिए अच्छे से, वो बहुत थोड़ा थोड़ा खाना उसको मिलता था, तो क्या वो भी मोटा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर एक उन बीटल्स का एग्जाम्पल देकर समझा रहा है जिन बीटल्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। एग्जाम्पल ये दे रहा है कि जो बीटल्स हैं बच्चों, यानी जो कीड़े हैं, अगर उनको भूखा रखा जाए, खाने ना दिया जाए, तो उनका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट वो बीटल्स जब रिप्रोड्यूस करेंगे, जब बच्चे पैदा करेंगे, तो ऐसा नहीं है जो उनको बच्चे होंगे उनका भी वेट कम होगा। ओके, अगर उन बच्चों को खाना मिले तो उनका वेट अच्छा खासा हो सकता है। ओके, तो ये जो भूखे रखने वाली प्रक्रिया है, इससे डीएनए में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ जाता है। बाहर से जैसा शेप और साइज दिखता है उसमें चेंज आ जाता है, लेकिन अंदर के डीएनए में कोई चेंज नहीं आता है बच्चों। ओके, देयरफॉर लो वेट इज़ नॉट अ ट्रेट, वज़न का कम होना या बढ़ना एक ट्रेट नहीं है। ओके, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके फादर का वेट कम हो तो आपका भी वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। ओके, इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन सिंस द चेंज इज़ नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस। ये जो चेंज है ये जनरेशन दर जनरेशन इनहेरिट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या एवोल्यूशन नहीं माना गया है बच्चों। ओके, चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स। जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं, जिनको सोमैटिक सेल से बने जो टिश्यूज़ होते हैं, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र नहीं होते। सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, उन रिप्रोडक्टिव सेल्स में अगर कोई चेंज आता है, वही चेंज आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे शरीर में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स हमारे शरीर के
सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन जर्म सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव हिस्सों में पाए जाते हैं। जर्म सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्म मेल्स में और ओवम फीमेल्स में। तो ये स्पर्म और ओवम सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में मिलेगा, ओके, या जर्म सेल्स में मिलेगा। इन्हीं जर्म सेल्स में अगर कोई चेंज आता है तभी आगे आने वाली जनरेशन में चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज नहीं आएगा बच्चों, ओके। चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स। नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में अगर कोई चेंज आएगा तो वो आगे की जनरेशन में पास नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंसान के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके जीवन काल में, वो एक्सपीरियंस आगे आने वाली जनरेशन में पास नहीं होंगे। सपोज करिए आपके फादर पूरा वर्ल्ड घूम लिए हैं, ओके, पूरे वर्ल्ड को देख लिया है उन्होंने, पूरी दुनिया घूम ली है उन्होंने, ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी पूरी दुनिया घूमो, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड देखा है, वो उनका टैलेंट था, ठीक है, बट वो टैलेंट आप में भी आए वो ज़रूरी नहीं है। तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो चेंज आता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब आपके माँ बाप से आप में नहीं आएगा वो चेंज, ओके। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी द एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स लाइफ टाइम। एक दूसरा एग्जाम्पल आप कंसिडर करिएगा कि कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्सपीरियंसेस को पास नहीं कर सकता आगे, ओके। उसका एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझाऊंगा जो यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है। सपोज करिए कुछ चूहे हैं, ओके, कुछ चूहे हैं, उनको आपने पाला हुआ है, ठीक है। सपोज करिए आपने उनकी पूंछ को काट दिया, उन चूहों की पूंछ को काट दिया। अब वो चूहे आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो उनके बच्चे पैदा होंगे क्या उनकी भी पूंछ कटी हुई होगी पहले से ही? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं कटी हुई होगी बच्चों? क्योंकि वो जो पूंछ है वो रिप्रोडक्टिव सेल से नहीं बनी है। जो चीज़ें रिप्रोडक्टिव सेल्स से बनी हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो चेंज हो रहा है वो चेंज आगे की जनरेशन में पास होता है। दूसरे सेल्स में आप कुछ भी करते रहें वो आगे की जनरेशन में पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, ओके। द आंसर इज नो एंड इट मेक सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन्स ऑफ जर्म सेल्स ऑफ माइस। पूंछ को हटा देने से जो चूहा है उसके जर्म सेल्स में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। अब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की बात करते हैं। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये गैलापागोस आइलैंड में गए थे, वहाँ पर ये है चार्ल्स डार्विन, दाढ़ी वाले बाबा जैसे दिख रहे हैं, ये चार्ल्स डार्विन है, ओके। ये गैलापागोस आइलैंड में गए थे बच्चों, वहाँ पर इन्होंने फिंचेस नाम की चिड़िया देखी थी। हर कोने में जो चिड़िया मौजूद थी वो अलग अलग फूड खाती थी, इस वजह से उनकी चोंच का शेप अलग अलग था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन, ओके। अब यहाँ पर उनके बारे में थोड़ी सी कहानी है, उसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। लगभग 1809 में ये पैदा हुए और 1882 में मर गए। 1809 में पैदा हुए, 1882 में ख़त्म हो गए। चार्ल्स डार्विन सेट आउट ऑन अ वोयाज व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ओल्ड। वोयाज मतलब क्या होती है? समुद्री यात्रा। जो शिप से यात्रा की जाती है उसको वोयाज बोलते हैं, ओके। तो चार्ल्स डार्विन समुद्र से शिप लेकर निकल गए जब वो 22 साल के थे। 5 साल की यात्रा में वो पहुँचे साउथ अमेरिका। वहाँ पर कुछ आइलैंड थे, वहाँ पर वो पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने स्टडी करना चालू किया, ठीक है। और वो स्टडीज़ जो थी वो ऐसी थी जो हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो वैरायटी हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके ऊपर थी, ठीक है। इंटरेस्टिंगली आफ्टर ही गॉट बैक टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड गए तो वो कभी दोबारा समुद्र में नहीं जा पाए। वो घर पर ही रहे और वहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रह गए और उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर एक थ्योरी लिख दी जिसको बोला थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। मतलब नेचर सेलेक्ट करता है कि किसको ज़िंदा रखना है, किसको नहीं रखना है। नेचर यानी जो
हमारे आसपास का वातावरण है वो सेलेक्ट करता है। मजबूत बच जाता है, कमज़ोर ख़त्म हो जाता है। तो नेचर सेलेक्ट करता है किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है। ही डिड नॉट नो द मैकेनिज्म वेयर बाई वेरिएशंस अरोज इन दीज द स्पीशीज। वो ये नहीं जानते थे कि ये जो चेंज हो रहा है इनको वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है। ही वुड हैव बीन एनलाइटेड बाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। उनको ये बात पता चली मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बाद में। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों गार्डन पी पे, उस पी पे उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, जो आपको याद होगा शायद बच्चों। सीड का कलर, फ्लावर का कलर, सीड का शेप, ओके, और बच्चों प्लांट की हाइट, ये सब कैरेक्टर थे जिन पर मेंडल ने स्टडी किया था। तो डार्विन ने भी इन्हीं सब कैरेक्टर्स को स्टडी करके और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किया। ठीक है। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसमें डार्विन ने ये बताया था कि जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन जीवों में काबिलियत होगी वो जिंदा रह जाएंगे, जिनमें नहीं होगी वो मर जाएंगे। ओके। तो ऐसा ही होता आया है बच्चों। बट ही वॉज एन अकम्प्लिस्ड नेचुरलिस्ट। वो नेचर का सपोर्ट करते थे और अपनी एक स्टडी में उन्होंने अर्थवर्म्स के ऊपर स्टडी की थी कि अर्थवर्म कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को अर्थवर्म कैसे बढ़ा देते हैं। दिस इज द रीजन वाई द आइडियाज ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर आर सो एसेंशियल। यही कारण है कि जो हेरिडिटी यानी कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास होना, और जेनेटिक्स जो हमारे जीन्स का चेंज होना होता है, जीन्स में जो चेंज आता है, हमारे डीएनए में जो चेंज आता है बेसिकली, उन सब चीज़ों की स्टडी जो है एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि डीएनए में चेंज आता है तभी हमारे शरीर की बनावट में चेंज आता है, तभी संतानों में यानी बच्चों में चेंज आता है। तो बच्चों में चेंज के लिए ज़रूरी है डीएनए में चेंज आना। ओके। इवन चार्ल्स डार्विन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन जो है वो एवोल्यूशन के आइडिया लेकर आए, कुड नॉट वर्क आउट द मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म को नहीं समझ पाए। इट इज़ आयरॉनिक दैट ही वुड हैव डन सो इफ ही हैड सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय हिज ऑस्ट्रियन कंटेम्प्ररी। तो अगर उन्होंने पहले ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर लिया होता तो इन चेंजेस को स्टडी करना डार्विन के लिए ईजी हो जाता। लेकिन डार्विन खुद से उन चेंजेस को स्टडी करना चाहते थे, इसलिए वो अच्छे से चेंजेस को नहीं परख पाए। ओके। बट देन मेंडल टू डिड नॉट नोटिस डार्विन्स वर्क एज रेलेवेंट टू हिज। मेंडल ने डार्विन के काम को इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। ओके। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर का रिवीजन किया था, उसके बाद फिर हमने बच्चों ये देखा कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं। तो मैंने ये बताया आपको बच्चों कि एक्वायर्ड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो आप अपने टैलेंट से हासिल करते हो। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो आपको आपके फादर, मदर और ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर वगैरह से मिलते हैं। ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होते हैं वो हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आते हैं, और एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो हम अपने टैलेंट से हासिल करते हैं बच्चों। ठीक है। अब हु नोज़ कि आप में से कोई एक इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, आप में से कोई एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए, आप में से कोई एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो ये सारे जो हैं बच्चों ये आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स होंगे, क्योंकि ये आपने खुद के दम पे किया है, ये टैलेंट आपने खुद बिल्ड किया है। ओके। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपके फादर की हाइट लंबी है, आपकी भी हाइट लंबी हो जाए, आपकी मदर का कलर फेयर है, आपका भी कलर फेयर हो जाए, आपके फादर के बाल करली हैं, आपके भी बाल करली हो जाएं। ओके। तो ये क्या है बच्चों? इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, क्योंकि आपके फादर से, आपकी मदर से आपको ये ट्रेड्स मिल रहे हैं। ओके। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके। तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है समझना बच्चों, बस इनको आप सुनते रहिए और आपको समझ में आती जाएंगी। आपको काम क्या करना है बच्चों कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगा, तो उनकी फ़ोटो मैं आपको भेजूंगा, उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट। ओके। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स का आइडिया मैंने आपको बोल दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
ओके तो एक बात इससे ये पता चलती है बच्चों कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर नहीं ट्रांसफ़र होते। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये पढ़ी बच्चों कि जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो चेंजेस सोमैटिक सेल्स में हो रहे हैं, सपोज धोखे से अगर मेरी फिंगर कट गई गलती से, ओके तो ऐसा नहीं होगा जो मेरे बच्चे पैदा होंगे उनकी भी फिंगर्स जो हैं वो कटी हुई आएंगी, क्योंकि दे आर नॉट मेड फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए में जो चेंज आता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र होता है। शरीर के किसी भी सेल में कोई भी चेंज आता रहे वो ट्रांसफ़र नहीं होता है बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। ओके वो जो चूहों का एग्जाम्पल दिया था वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों कि अगर आपने कुछ चूहों को पाल रखा है और उनकी पूँछ आप काट दें, फिर उनसे पैदा होने वाले बच्चे जो होंगे उनकी पूँछ कटी हुई नहीं होगी, क्योंकि पूँछ इज़ नॉट मेड अप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके जो भी डाउट्स हो आप लोग क्लियर करते रहिए। ओके सैटरडे का दिन आपको दिया गया है। अभी तक जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं भेजा है, जितने भी होमवर्क स्टार्टिंग से अभी तक दिए गए हैं, चैप्टर्स कंप्लीट करने के हों, लेक्चर से कोई होमवर्क दिया गया हो, क्वेश्चन आंसर दिए गए हों, वो सभी होमवर्क आपको सैटरडे को भेजना है बच्चों। ओके क्योंकि आपके 30 मार्क्स सेशनल हमें देने हैं, तो हम उसी बेसिस पे देंगे। जो बच्चा पढ़ाई करेगा, जो बच्चा सिंसियरली होमवर्क देगा, भेजेगा, क्लासेस अटेंड करेगा, उसी को मार्क्स मिलेंगे। ओके सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।